टेंशन लगातार बनी हुई है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। अगर चीन ने कोई हरकत की तो पहले गोली चलेगी, फिर बोली होगी। एलएसी पर यह तनाव शुरू हुआ है गलवान वैली में 15 जून की रात हुई खूनी झड़प के बाद। आज उस रात की पूरी कहानी, एक एक मिनट की डिटेल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 15 जून की उस रात भारतीय सैनिक कितनी बार चीन से टकराए, कितने चीनी सैनिक पकड़े गए, कितने मारे गए, एक एक जानकारी आज हम आपको देने वाले। गलवान की गुप्त फाइल में क्या क्या दर्ज है आप भी देखिए और समझिए भारतीय शूरवीरों की हैरत अंगेज शौर्य गाथा। पंद्रह जून की आधी रात को गलवान घाटी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे भारतीय सेना के जवान चार चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। आपकी आंखों के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारियों की मीटिंग हुई। तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन ने भारतीय सीमा में एक निगरानी पोस्ट बना रखी थी। अधिकारियों की बातचीत में चीन इसे हटाने पर राजी हो गया, लेकिन 15 जून को उसने साजिशों का नया ताना बाना बुना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत और चीनी सेना के बीच 3 बार भिड़ंत हुई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी एक टीम के साथ उस पोस्ट को देखने वहां पहुंचे जो भारतीय सीमा में चीन ने लगाई थी। संतोष बाबू 35 जवानों की टीम के साथ पैदल ही चीनी पोस्ट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही भारतीय सेना को पता चल गया कि चाइनीज सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। कर्नल संतोष बाबू ने बातचीत शुरू की और चाइनीज सैनिकों से विवादित पोस्ट को दोबारा खड़ा करने का कारण पूछा। तभी चीनी सेना के एक जवान ने संतोष बाबू को पीछे से धक्का दे दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिए जाने पर फौरन रिएक्ट किया। जवानों ने वहां से चीन के एक एक निशान को मिटा डाला। इसके बाद चीनी सैनिक चारों ओर से टूट पड़े। कर्नल संतोष बाबू ने जख्मी सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया। पोस्ट से और जवानों को भेजने की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नल संतोष बाबू ने कंपनी कमांडर के जिम्मे ये नहीं सौंपा, बल्कि वो खुद इसकी अगुवाई करने लगे। कंपनी कमांडर मेजर रैंक ऑफिसर होता है, लेकिन खुद कमांडिंग ऑफिसर अपने साथ 35 जवानों की एक पूरी नफरी लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर चाइनीज अपने कैंप बनाकर बैठे हुए थे। कर्नल संतोष बाबू ने उनसे कहा सबसे पहले कि आप जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, दरअसल उसके तहत आपको ये डिसमेंटल करके वापस जाना था और यही तय हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये फ्रेश डिप्लॉयमेंट बिल्कुल भी नागवारा है। चीनी सैनिक रात के अंधेरे का फायदा उठाने की एक नई साजिश रच चुके थे। चीनी सैनिक गलवान नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर भारतीय सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से दाहिनी ओर एक रिज पर भी चाइनीज सैनिक पोजीशन लेकर भारतीय जवानों पर हमले की तैयारी में थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे चीनी सैनिकों की पत्थरबाजी में कर्नल संतोष बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा। वो गलवान नदी में गिर गए। ये टकराव 45 मिनट तक चलता रहा। करीब 300 सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। चीनी सैनिकों ने कील लगे रॉड और डंडों से भारतीय सेना पर हमला किया। इस टकराव में दोनों तरफ के कई सैनिक गलवान नदी में गिर पड़े। समय लगभग रात के 9 बजे का था। उस समय चाइनीज पीएलए अपने यूएवी के जरिए भारतीय सीमा पर अलग अलग तरह से नाइट विजन डिवाइसेस के साथ मॉनिटरिंग करने लगे। ये बात समझ में आ गई थी कि ये आमतौर पर होने वाली झड़प की तरह बिल्कुल भी नहीं है और चाइनीज पीएलए पहले से मन बनाकर भारत के साथ एक फेस ऑफ के बाद अग्रेशन दिखाने के लिए वायलेंट तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करना चाहती है। और बस इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने पूरी तरह से लामबंदी करनी शुरू कर दी। अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए कर्नल संतोष और उनके साथ जेसीओ और जवानों ने इनका मुकाबला किया और इनको खदेड़ दिया। इस बीच ये जानकारी भी मिली है कि 15 जून की शाम 7 बजे जब संतोष बाबू पहली बार पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो चीन के सिर्फ 10-12 सैनिक थे। उन्होंने चीनी सैनिकों को पोस्ट हटाने को कहा और लौट आए।
रात 9 बजे दूसरी बार जब बातचीत करने के लिए कर्नल संतोष बाबू पहुंचे, तब तक चीनी सैनिक बड़ी तादाद में जमा हो चुके थे। संतोष बाबू बातचीत कर ही रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने 16 बिहार रेजिमेंट के हवलदार पलानी और सीओ पर हमला कर दिया। इसके बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से 100 सैनिक थे, जबकि चीन की ओर से 350 से ज्यादा सैनिक कटीले रॉड से हमला कर रहे थे। भारतीय सेना के घायल जवानों को कैंप ले जाया गया, जबकि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हटने को तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में एलएसी पर चाइनीज गतिविधियां बढ़ने लगी। चाइनीज ड्रोन एलएसी पर मंडराने लगे। दरअसल चीन अपने सैनिकों के नुकसान का आकलन करना चाहता था। इस बीच बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक पहुंच गए। 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक प्लाटून पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंच गई। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को जबरदस्त जवाब दिया। सकरी और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। उसी रात भारत ने चीन को उसके सैनिकों की डेड बॉडी सौंपी, जिनमें 5 ऑफिसर भी शामिल थे। तो 15 जून को एक नहीं 3 युद्ध हुए थे। भारतीय वीरों के हैरत अंगेज एक्शन ने चीनी सैनिकों को उनकी सीमा में धकेल दिया। अपनी धरती पर चीन की पोस्ट को तबाह कर यहां तक कि अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए घातक कमांडोज को बुलाया गया। ये घातक कमांडोज 16 बिहार, साथ में 3 पंजाब और मीडियम फील्ड रेजिमेंट के थे। इन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर चाइनीज पीएलए को पूरी तरह से खदेड़ा, यहां तक कि उनके कैंप भी ध्वस्त कर दिए। वजह यह थी कि इसी कैंप की वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ था। चाइनीज पीएलए को कहा गया था कि इस कैंप को वो हटाएं, लेकिन वो पूरा मन बना के आए थे कि कैंप हटाए बिना वो भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन भारतीय सेना ने ये बिल्कुल भी होने नहीं दिया। इस खूनी झड़प के बाद से ही एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है। युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हिंदुस्तान की तैयारी देखकर आज चीन के हाथ पांव फूलने वाले हैं। बीजिंग में खलबली मचने वाली है। शंघाई की नींद उड़ने वाली है। सेना को पहले गोली फिर बोली की आजादी मिल गई है। भारतीय तोपें चीन की सीमा की ओर कूच कर गई हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान एलएसी पर अपनी पोजीशन ले चुके हैं। नौसेना का टोही विमान P-8I 24 घंटे एक्टिवेट कर दिया गया है। सेना के लिए सरकार ने 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में सेना को फ्री हैंड यानी चीन से निपटने के लिए पूरी आजादी दे दी गई। सेना को फ्री हैंड देने का मतलब क्या है, इसे जरा और अच्छी तरह समझिए। चीन को सेना के जवान उसी की जबान में जवाब देंगे। जवानों को किसी भी एग्रीमेंट के बारे में चिंता नहीं करनी। भारतीय सेना के लोकल कमांडर्स को पूरी छूट होगी। सेना अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। कमांडर्स खुद तय करें कि उन्हें पत्थर चलाना है या गोली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ की लंबी मीटिंग चली। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारतीय सेना के जवानों का मनोबल कम नहीं होने दिया जाएगा। लोकल कमांडर्स चाहें तो पत्थर, लाठी, गोली या तोप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इंडियन आर्मी की आसमान से मदद करेगी इंडियन एयरफोर्स और समुद्र में उसका साथ देगी इंडियन नेवी।
भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान के साथ रेडार पूरी काबिलियत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगाह रखेंगे। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर अवाक्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने को भी हरी झंडी दे दी है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30, मिराज, मिग-29 अपग्रेड से पेट्रोल कर रही है। भारतीय सेना के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के जरिए भी सर्विलांस और मैपिंग की जा रही है। P-8I एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को मॉनिटर किया जाता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो या कोई और ऑपरेशन। फिलहाल जमीन के भीतर होने वाली हर गतिविधि को मॉनिटर करने के लिए P-8I को 24 घंटे सर्विलांस करने को कहा गया है। अब देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह मिग-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान है इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। और 17 तारीख के बाद ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल 17 तारीख को ले एयरपोर्ट पर हमारे देश के वायुसेना चीफ आए थे और उनके यहाँ पर आने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स ने अपने जो सभी फ्रंटलाइन विमान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगी इंडियन एयरफोर्स। चीन इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए एयर चीफ मार्शल के दौरे के बाद से ही एलएसी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 24 घंटे मुस्तैद हैं। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री ने इस रणनीति पर भी फोकस रखा। हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है? पहली बात, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से J-7, J-10, J-11 और J-20। J-20 उनका स्टिल्थ फाइटर है। हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर एक्शन में कभी गया नहीं। उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहाँ पर तैनात किया है। अब बात करते हैं उनके जो सभी विमान है उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J-10। इसके साथ ही फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने वाले जवानों को रेडी रखने का भी फैसला लिया गया है। सेना की नॉर्दर्न कमांड के साथ दूसरी कमांड के जवान भी फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजे जाएंगे। जवानों को हथियार, लॉजिस्टिक, रसद, कपड़े, किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा और फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने वाले जवानों को पूरी तरह दुर्गम, विषम पहाड़ी हालात के हिसाब से तैयार रहने को कहा गया है। चीन से लगी सीमा पर जवानों की तादाद बढ़ाई जाएगी। जवानों को अब रूल ऑफ एंगेजमेंट की टेंशन भी नहीं लेनी है, यानी ना किसी संधि और ना ही किसी समझौते की बंदिश है। सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है। इमरजेंसी फंड क्या है और ये सेना के काम कैसे आएगा, ये समझिए। सेना को युद्ध जैसे हालात के लिए इमरजेंसी फंड जारी किया जाता है। इस फंड से सेना तत्काल जरूरत के रक्षा उपकरण, गोला बारूद खरीद सकती है। तीनों सर्विस चीफ को सेना की जरूरत के साजो सामान खरीदने की छूट दे दी गई है। भारत की दूसरे मोर्चे पर तैयारी देखिए। इधर दिल्ली में बैठक से ग्रीन सिग्नल मिला, उधर भारत की तोप गरजने के लिए तैयार हो गई। ऐसी कई बोफोर्स तोपें चीन की सीमा की ओर कूच कर चुकी हैं। ये तस्वीरें सोनमर्ग की हैं। दिन भर चीन की सीमा से लगी सड़कों पर सेना की गाड़ियों की मूवमेंट होती रही। चाहे वो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हो, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हो या फिर हमारे इंडिया के एक्सपर्ट्स हो, ये मानते हैं कि अगर युद्ध होता है चीन के साथ तो भारत के लिए जो सबसे एडवांटेज बड़ा होगा वो एयरफोर्स होगा। और यही वजह देखिए कि लगातार हमारे विमान, देखिए एक और हमारा मिग-29 उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मिग-29 आपको बता दें रशियन ओरिजिन का विमान है, ट्विन इंजन इसमें लगा होता है। और इसको अगर सुखोई से अगर आप तुलना करेंगे तो सुखोई ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, यानी कि इसका वजन कम है, जिस वजह से ये तेजी से किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भर सकता है। यानी भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। चीन ने अगर अब एक भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसे जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी तमाम पुश्तें भूल नहीं पाएंगे। एलएसी पर भारतीय सेना और पीएलए के अधिकारियों की बातचीत से जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, वो आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।